महाराष्ट्र में है, वार्ड संख्या 1 में, और कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे पास है, नगर सेवक प्रत्याशी हमारे पास हैं। वार्ड नंबर 1 मेरा घर है, मेरा परिवार है। ये इस क्षेत्र से मैं 10 साल पहले 10 साल तक पार्षद करके चुनकर आई हूँ। तो यहाँ पे मेरे लिए ये वार्ड नया नहीं है। मेरा इस समय 10 साल में जो विकास के मुद्दे रुक गए, जो थम गए, उसी मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ रही हूँ कि जो विकास 10 साल से थम गया है वो मुझे आगे करना है, वो मुझे पूरा करना है। देखिए, विकास का बात कर रही हैं आप। जो पाटिल नगर है, पाटिल नगर, वहाँ बुलडोजर अक्सर जाता रहता है, लोगों को बताया जाता है कि आपका मकान गिर जाएगा, आप हटाइए, यहाँ पे जाइए। उस मुद्दे पे आप क्या करिएगा? गणपत पाटिल नगर एक बम्बई में ऐसी बस्ती है जो पिछले 30 सालों से, लगभग 30 साल से ज्यादा यहाँ लोग रह रहे हैं। 1990 का राशन कार्ड मैंने देखा हुआ है। 2002 में जब पहले बार चुनकर आई, राजनीति के तहत 2003 में नोटिस आया और पूरी गणपत पाटिल नगर बस्ती उजाड़ी गई। आज वो माहौल देखकर मेरा दिल दहल गया था। मैं बोली, जब यहाँ इतनी बस्ती बस्ती है, तब तो लोगों की नजर में, अधिकारियों की नजर में नहीं आता। लेकिन उसके बाद हमने प्रयत्न चालू करे। सांसद निधि से गणपत पाटिल नगर में शौचालय बनाए, पानी की लाइन लगाई, ट्रांसफॉर्मर बिठाए। 2012 तक सतत इस बस्ती को स्लम डिक्लेयर करने का प्रयास किया। पूरी प्रक्रिया, जैसे सर्वे होता है, आर्किटेक्ट अपॉइंट होता है, गवर्नमेंट से 8 लाख की निधि पास होती है, ये सब कुछ होने के बाद फाइल होम डिपार्टमेंट में गई। और नसीब हमारा खराब था कि 2014 में सरकार बदल गई और जो गणपत पाटिल नगर का विकास जो 12 में और 14 में रुका, आज तक रुका रहा। उसके बाद अनेक सांसद आए, विधायक आए, महानगर पालिका भी उनके हाथ में थी, लेकिन आज तक गणपत पाटिल नगर में एक भी गली बनी नहीं है। शीतल मात्रे कांग्रेस ने पहली बार जो लाइट लेके आई, पानी लेके आई, ट्रांसफॉर्मर और शौचालय लेके आई, उसके बाद आज बस्ती में एक भी चीज बनी नहीं है। जब आप पहली बार नगर सेवक यहाँ बनी तो सरकार दूसरा था। अभी आप जब 5 साल तक चुनाव नहीं हुआ, इस समय सरकार बीजेपी का है और भारत का सबसे बड़ा यदि पार्टी कोई है तो बीजेपी। आप बीजेपी से कैसे लड़ रही? भारत का सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी नहीं है। बीजेपी के पास सोशल मीडिया की फ्रॉड यंत्रणा है, उससे नंबर्स घूम रहे हैं। आज सबसे बड़ी पार्टी ने सत्ता में आते ही 5-10 साल के अंदर सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी का ऑफिस जरूर बना लिया है, जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। खुद का पर्सनल ऑफिस नहीं बना पाई, बीजेपी ने 10 साल में कर लिया। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, आज 14 के बाद सांसद फंड वापर सकते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी में, विधायक फंड वापर सकते हैं, फिर भी एक भी गली नहीं करी गई है। आज स्लम डिक्लेयर नहीं हुआ है। सांसद का फंड, विधायक फंड जो माड़ा से आता है, बहुत बार आया है, मेरे पास कागजी पुरावे पर देखा जाए तो एक भी फंड दिख नहीं रहा है। शीतल मात्रे के समय जो फंड आया था वो दिख रहा था। शौचालय आज भी शान से खड़े हैं। उतना ही नहीं, 2003 में नोटिस आया, हम उपोषण पर बैठे, 10 साल तक एक नोटिस आने नहीं दिया। हम स्लम की बाकायदा लीगल प्रक्रिया चालू रखे। जैसे ही कांग्रेस यहाँ से 3 नंबर में गई, वार्ड में चुनकर आई, यहाँ पे 13 में वापस नोटिस आया। 13 में नोटिस आया, वापस हम उपोषण पर बैठे और वापस वो डिमोलिशन रुकाने का काम कांग्रेस पार्टी ने, शीतल मात्रे ने किया। उसके बाद सरकार बदल गई तो वो जो प्रक्रिया चालू थी वो कहीं रुक गई। आज 14 के बाद, चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो महानगर पालिका पे कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का हो, वो पूरी बीजेपी की यंत्रणा है। फिर भी सारे बंबई के पूरे हजारों करोड़ के रास्ते हो सकते हैं, लेकिन इनके पास गणपत पाटिल नगर की
14 गली करने के लिए फंड नहीं है। सीएम आते हैं या मीटिंग लेते हैं, आपकी गली की जाएगी। अरे भैया कैसे करोगे गली? पहले स्लम तो डिक्लेयर करो, और नहीं कर सकते तो एमएलसी फंड वापर के करो, एमएलए फंड वापर के करो। आप पेपर पे तो फंड वापर रहे हो, लेकिन प्रत्यक्ष उधर जाकर एक भी फंड नहीं है। तो जो 12 के बाद 14 के बाद कांग्रेस यहाँ से हटने के बाद जो दिल्ली जिस स्थिति में भी आज भी उसी स्थिति में है। राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री के ऊपर बार बार आरोप लगाते हैं कि ये वोट चोर है, आप कहाँ तक सही मानती हैं? मैंने कई दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी पूरे मेरे विभाग के जो वोटर लिस्ट थी वो स्टडी करके। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। मेरे प्रभाग नंबर वार्ड नंबर 1 में एक बिल्डिंग आई है जिसमें 150 वोटर है, जिसका नाम है बगदा लेन। मैं पूरा वार्ड नंबर 1, पूरी दहिसर विधानसभा, पूरा उत्तर मुंबई ढूंढ कर आई हूँ, ये बिल्डिंग कहीं नहीं है। अधिकारी भी मानते हैं। हमने पूरी बाकायदा एक एक वोटर के नाम के साथ ये वार्ड में है कि नहीं है, 6,500 वोटरों की जो घोस्ट वोटर है, जो इधर उधर के वोटर है, पूरी लिस्ट देने के बाद भी वो लिस्ट सही की गई नहीं है। इलेक्शन की प्रक्रिया का एक सिस्टम होता है। पहले वोटर लिस्ट आती है फाइनल, उसके बाद हफ्ते भर 10 दिन के बाद चुनाव डिक्लेयर होता है। चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, आज वोटर लिस्ट फाइनल आई है। आज हमारे हाथ में वोटर लिस्ट फाइनल आई है, 10 दिन बचे हैं। क्या हम उस वोटर लिस्ट को स्टडी करेंगे? हमने फाइनल लिस्ट आई थी 27 को, कार्ड बनाकर लोगों में बांट दिया, अब वापस बोलते नहीं ये फाइनल लिस्ट है। सारे सीरियल नंबर बदल गए। ये भाजपाई लोग किससे डरते हैं? ये क्यों बार बार घुमा फिरा रहे हैं? क्यों इनका डर, जो फ्रस्ट्रेशन है वो यही से, पहले ईवीएम से वोट चोरी, अभी डायरेक्ट वोटर लिस्ट से वोट चोरी। मेरा यही सरकार से यही कहना है कि लड़ना है तो शान से लड़ो। ये दोगलेपन और ये घटिया पॉलिटिक्स और ट्रिक्स मत करो। राहुल गांधी का संघर्ष देख के आपको क्या लगता है, इस तरीके से वो संघर्ष? राहुल गांधी जी ने ही हमें ये संघर्ष करना सिखाया है। आज राहुल गांधी जी ने पूरे इंडिया में हर जिले से, हर स्टेट से जो भी वोटर लिस्ट का जो भी झोल है, वोट चोरी जिसको बोल रहे हैं, वो किया है। आज मैंने एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, राहुल गांधी कार्यकर्ता के नाते वार्ड नंबर 1 में नहीं, वार्ड नंबर 7, 8 मेरा प्रभाग आता है बोरीवली दहिसर वेस्ट में, और मेरे पास बोरीवली दूसरी विधानसभा के भी वोटर है। इनको बार बार दिखाया है, फिर भी आज मेरा पहला नंबर का वोटर बोरीवली विधानसभा का है, जबकि ये दहिसर विधानसभा का है। ये गूंगी अंधी बहरी सरकार है। ये लोगों का दुख दर्द तो सुनती नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक दल है उनके भी जो पुरावे देते हैं, जैसे राहुल गांधी मुख्यमंत्री, गूंगे मुख्यमंत्री है, उन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जवाब नहीं दिया है। उन्हें डर है कि वो मुंह खोलेंगे और गड़बड़ हो जाएगी। आज उनको कॉन्फिडेंस नहीं है खुद के कामों पर, इसीलिए राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सामना नहीं कर रहे हैं। बड़ा आरोप लगा रही हैं आप बीजेपी के ऊपर, ऐसा ना हो कि आपके ऊपर एफआईआर हो जाए। एफआईआर से मैं डरती नहीं। अगर दुनिया में सब डर के रहे तो ये सरकारें अपनी मनमानी कराएंगी। मैं जब आज प्रचार करने गई, फॉर्म भरने गई, तब मैं हाथ में संविधान लेके गई। ये मेरा छठा इलेक्शन है। मुझे आज तक कभी संविधान ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज दुनिया में, मतलब देश में, आज महाराष्ट्र में और मुंबई में संविधान जो अपने भारत देश की नींव है, उसी पे मुझे खतरा लग रहा है। आज मुझे संविधान लेकर जाना पड़ा। अगर इस संविधान को बचाने के लिए मुझे जेल जाना पड़े तो मुझे कोई डर नहीं है। आप पाटिल नगर है, इस बार आप जीत रही हैं, तो उन लोगों को क्या आश्वासन दे रही हैं कि पाटिल नगर में किस तरीके से आप काम करेंगे? वहाँ के जो वोटर उन्हें क्या आश्वासन दे रही हैं आप? गणपत पाटिल नगर को सबसे पहले जरूरी मुद्दा है कि ये बस्ती को स्लम घोषित किया जाए। जिस बार ये स्लम घोषित हो गई तो यहाँ के सारी समस्याएं, जैसे लाइट, सड़क, पानी, शौचालय, वो अपने आप आ जाता है सिर्फ एक चीज करने से। आज तक वही चीज हो ही नहीं है। आज यहाँ पे जितनी सत्ता में आ रहे हैं लोग 2012 के बाद, 14 के बाद,
सभी लोग दावा करते हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। भाई तुमने स्लम क्यों नहीं डिक्लेयर किया? स्लम डिक्लेयर करने से सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती। लेकिन इनको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, इनको राजनीति करनी है, लोगों को लटका के रखना है ताकि लोग इनके पास जाते रहे और जरूरतें हमेशा जिंदा रहे लोगों की। एक बार स्लम डिक्लेयर हो गया, लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, सारी जो सुविधाओं के हक अधिकारी बन जाएंगे और उनको वो करना नहीं है। हर एक चीज के लिए हर एक घर को उनको अपने दरवाजे तक लाना है। शीतल मात्रे ने जब लाइट की एनओसी लाई थी, एक एक गली की लाई थी, एक प्लॉट है, एक सीटीएस नंबर है, फिर भी हर गली के हर हर घर के इंसान को जाकर इनसे हाथ जोड़ने पड़ते हैं। विधायक का लेटर लो, एनओसी लो ओनर से, और बेचारा हर घर में कभी कभी लग जाए तो लग जाती है, नहीं तो लगती भी नहीं। लेकिन गणपत पाटिल नगर एक बस्ती है, एक एनओसी, एक, चाहे वो लोकमत प्रतिनिधियों की हो, क्या वो बिल्डर की नहीं, जगह ओनर की हो, एक एनओसी से पूरे घरों को लाइट मिलनी चाहिए। जिस तरीके से यूपी बिहार वालों के साथ यहाँ भेदभाव हो रहा है, आप तो देख ही रही हैं, मारा पीटा जा रहा है, उस मुद्दे पे आपका क्या राय है, आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे लगता है ये भेदभाव हो नहीं रहा है, ये राजनीति करी गई है। हमारे यहाँ पे भी प्रत्याशी जो प्रचार कर रहे हैं विकास का मुद्दा, अभी तक उनकी सरकार जो थी, सीएम 2 बार आ चुके, उसके बारे में सीएम ने क्या, अगर आप सरकार में हो 10 साल से, तो 10 साल से गणपत पाटिल नगर को न्याय हक दिलाने के लिए क्या मुद्दा लिया है, वो उनके पास नहीं है। इसीलिए यहाँ के स्थानिक प्रत्याशी जो वार्ड नंबर 1 के है, वो भी जाति, धर्म और देश प्रांत की बात कर रहे हैं। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, जिसके पास विकास के मुद्दे हो, जिसके पास पूरा प्लान ऑफ एक्शन हो, एक बस्ती के लिए, एक वार्ड के लिए, वो कभी ये सारी बातें नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी हर जगह अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं, लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या यहाँ नहीं उतारे हैं? क्या यहाँ के जो प्रत्याशी है, यादव है, यूपी के लोग हैं, क्या उनका बेनिफिट आपको मिलेगा? समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय इंडिपेंडेंट पार्टी है, मैं उसका सम्मान करती हूँ, अच्छी बात है वो हर जगह उतारे। कहीं तो मैं ये भी बोलती हूँ कि मुझे लगता है समाजवादी के जो अखिलेश यादव जी, शायद उनको मेरे पर भरोसा है कि वार्ड नंबर 1 में इतने यादव है या इतने उत्तर भारतीय, उनका विकास मैं ही सही से कर सकती हूँ, तो शायद वो भी है। फाइनली समाजवादी पार्टी अगर है तो सेंटर में कांग्रेस के साथ ही थी। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस महाराष्ट्र में एकजुट होकर चुनाव लड़ी तो और मजबूती होता है? मजबूती, जो लाइक माइंडेड लोग हो, तरीके से उत्तर प्रदेश इतना ज्यादा सीट लाए हैं, जैसे लाइक माइंडेड पीपल हो, जिनकी विचारधारा, जिनकी सोच एक हो, तो हमेशा वो अगर हाथ मिलाकर काम करे तो जो कम्युनल पार्टीज है, जो कम्युनल सोच है, उसको दूर रख सकते हैं। लेकिन कुछ कारणवश अगर कहीं कहीं नहीं हुआ है तो उसको भी हमको मान देना चाहिए। वो पार्टी का इंडिविजुअल डिसीजन होता है, नेताओं का